हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। एसएससी की तरफ से काफ़ी शानदार वैकेंसी निकाली गई है और ये जो नोटिफिकेशन है 2 जून 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। ये जो पोस्ट आपका रहने वाला है यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर जो रहने वाला है इसे हम कहते हैं फेज़ 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट। और ये जो पोस्ट है बहुत सारे डिपार्टमेंट में निकाला गया है और अलग अलग रीजन में निकाला गया है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अगर आप 10th पास है या फिर आप 12th पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन की है तो ये सभी के लिए है। तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो 10th पास है, 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है और वो नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। और इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और इसमें अलग अलग रीजन में दिया गया है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन से रीजन में अप्लाई करना है और कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपसे मिस्टेक हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है जिसके अंदर वो डायरेक्ट फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बता रहे हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक मतलब नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना चाहिए या आप इस वीडियो को ही कम से कम देख लीजिए ताकि आपको इतना तो नॉलेज हो जाए कि कौन सा पोस्ट किसके लिए है, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और कौन से रीजन में मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट को नहीं देखते हैं, आप नोटिफिकेशन को नहीं देखते और डायरेक्ट फॉर्म फिल करने चले जाते हैं और बाद में जाके कुछ मिस्टेक होता है तो आप बाद में जाके पछताएंगे कि काश मैंने एडवर्टाइजमेंट को यानी नोटिफिकेशन को सही से पढ़ लिया होता और सही से आवेदन करता। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है। सबसे पहले डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से कब तक चलेगा। तो 2 तारीख से ही ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और 23 तारीख तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 23 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और लास्ट डेट वही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जून ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया लेकिन आपने किसी कारणवश पेमेंट नहीं किया तो आपको 24 जून तक आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, यानी एक दिन आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन और फॉर एंड फॉर्म करेक्शन। अगर आप एप्लीकेशन को विड्रॉ या फॉर्म करेक्शन करना चाहते हैं तो आपका जो रहने वाला है 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इसमें आप कर सकते हैं। यानी आपने फॉर्म फिल करने के दौरान अगर कोई भी मिस्टेक कर दी हैं तो आपको 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इसमें आपको मौका दिया जाएगा। एक बार बता दूं, अगर आप इसमें फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करते हैं तो आपको कुछ रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। तो कितना रुपया वो चार्ज रहेगा तो आपको मैं नीचे बताऊँगा। लेकिन आपको मिस्टेक करना क्यों है, जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप सावधानीपूर्वक सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझिए, उसके बाद फॉर्म कैसे फिल होता है वो वीडियो देखिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए। वरना अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा। कितना चार्ज लेंगे वो आपको मैं नीचे बताने वाला हूँ। चलिए नीचे आते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होने वाला है जो कि 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक ये आपका एग्ज़ाम चलेगा। और आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी समस्या होता है तो ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके उनसे रब्ता कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उनसे आप बात करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने ऊपर सभी जानकारी को समझ लिया है और नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाई होते हैं तो आपको सभी डॉक्यूमेंट जो भी पोस्ट के रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं या फिर आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उस पार्ट में उतना ही लिखा हुआ था, अगर अपने स्तर पे भी अगर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, ये नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा है तो आपको धीरे धीरे करके इस सभी चीज़ को पढ़ना है ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस्टेक ना हो, मतलब छूट ना जाए। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ तो नीचे आने के बाद यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप। तो अगर आप यहाँ पे इंडिया के सिटीज़न है या नेपाल के या भूटान के या ताइवान के हैं या फिर आपने 1 जून 2026 से पहले इंडिया में परमानेंटली सिटिंग के लिए, मतलब आप ताइवान से यहाँ इंडिया आ चुके थे तो उसमें आपको मतलब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट। तो यहाँ पे उन सब के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जो
पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से माइग्रेट हो चुके थे, तो आपको ये स्तर में पढ़ लेना है अगर आप अदर कंट्री से माइग्रेट हुए थे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो 1/8/2025 से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। तो हर पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल नंबर से पोस्ट के लिए यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में जो पोस्ट का एज लिमिट है वो 18 से लेकर 25 ईयर है, और 2 में 18 से 27, 18 से 28, 18 से 30, 18 से 35, 18 से 37, और इसी तरह आएंगे तो 18 से 42 और 20 से 25। तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है और यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ही पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के हिसाब से आपको एज लिमिट देखना है। तो एज लिमिट आपका जो काउंट किया जाएगा वो अगस्त से किया जाएगा, 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। और यहाँ पे रिमार्क में आपको यहाँ पे ये सेक्शन को आपको ज़रूर देखना है। तो आपकी पैदाइश यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 28 से 25 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 2 आपको डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका, या फिर इन दोनों डेट ऑफ बर्थ पे ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में आ रहा है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों में नहीं आ रहा है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छे से ये कैटेगरी आपको पढ़ लेना है ताकि आपको एज लिमिट के दौरान कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पे साफ साफ लिख लिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2/8/2000 एंड नॉट लेटर दैन 1/8/2007। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है। आप अपने स्तर पे भी पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बता भी दिया हूँ कि आपका एज लिमिट इन दोनों के बीच में आना चाहिए या फिर इन दोनों तक आना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट रहता है उसी को डेट ऑफ प्रूफ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में माना जाएगा, न कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट पर जो लिखा रहता है वो भी नहीं। आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो उसी को ये लोग मान्यता देते हैं, और उसी के बेस पे आपका एज लिमिट को काउंट करेंगे। और यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसी तरह OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसी तरह से PWBD को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता, मतलब 10 साल का यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन मिलता है। इसी तरह PWBD और OBC, यानी OBC के अंदर PWBD है तो उनको 13 साल का रिलैक्सेशन, और PWBD है और उसके अंदर उनका SC ST कैटेगरी है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे अपने स्तर पर एज रिलैक्सेशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको एक एक करके हर चीज़ पढ़ना है। इसमें बहुत बड़ा पेज है, यानी 110 पेज इसके अंदर दिया हुआ है। तो अगर 110 पेज हम पढ़ने चले गए तो बहुत ही टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे जहाँ दिख रहा है वो आपको मैं एक्सप्लेन कराते जा रहा हूँ। और अगर आपको खुद से पढ़ना है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो OTR करना रहेगा, और OTR करने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन देना ज़रूरी है। विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और ये अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आपको आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर आपका OTP जाता है, वो OTP से आपका वेरीफाई होता है आपका आधार कार्ड। तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फॉर्म फिल कैसे करना है उस सब के बारे में यहाँ कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.15 मतलब 13.5 के सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। इस सेक्शन में आपको यहाँ पे सब डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप को कोई भी मिस्टेक होता है फॉर्म फिलिंग के दौरान, उसको करेक्शन कराने के लिए आपको 200 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है फॉर मेकिंग अ करेक्शन एंड रीसबमिटेड एंड मॉडिफाई और करेक्ट एप्लीकेशन, यानी आपको करेक्शन करना है, रीसबमिट करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है तो आपको इसमें 200 रुपीज़ आपको पे करना रहेगा। और अगर आपने एक मरतबा इसमें मॉडिफाई करेक्शन कुछ भी सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपसे गड़बड़ हो गया, कोई मिस्टेक उसके बाद भी आपने कर दिए, तो उसको दोबारा करने के लिए आपको 500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा मिस्टेक उतना ज़्यादा आपको पैसा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी डाउट है इसके रिगार्डिंग में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे कमेंट में। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद एग्जामिनेशन सिटी, यानी आपका जो CBT टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसका जो सेंटर कहाँ रहने वाला है। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर और कोड दिया गया है, रीजन ऑफिस, और यहाँ पे एड्रेस रीजनल ऑफिस और वेबसाइट का आप यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है,
और यहाँ पे देखेंगे नीचे आने के बाद तो रीजनल ऑफिस स्टेट दिया गया है और यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, इसी तरह इसमें बहुत सारा स्टेट का नाम या सिटी का नाम दिया गया है और यहाँ पे अक्सर तो सब सिटी का ही नाम दिया गया है, बाकी इधर आपका ना स्टेट का नाम दिया गया है। तो सेंट्रल रीजन बिहार, उत्तर प्रदेश और उसका जो एड्रेस का क्या रहने वाला है और उसका जो आपका वेबसाइट यानी रीजनल ऑफिस का वेबसाइट क्या रहने वाला है, वो वेबसाइट भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं यानी इस स्टेट से आते हैं तो आपका एड्रेस ये रहने वाला है और यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस रीजनल ऑफिस का यहाँ पे दिया गया है। तो आपको एक एक करके अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ लेना है अपने स्तर पर। तो यहाँ पे आप एक एक करके सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्तर पर भी। यहाँ पे सब एग्जामिनेशन सिटी का पूरा एड्रेस, नाम, स्टेट सब दिया गया है, वेबसाइट का नाम भी नाम दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपका 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक स्किल और बेसिक नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स आपको दिया गया है यहाँ पे कितना मार्क्स रहने वाला है और ड्यूरेशन आपका यहाँ पे 60 मिनट का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप 10th पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th लेवल का आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन रहेगा। 12th पोस्ट के लिए अप्लाई करें 12th लेवल का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। तो पोस्ट के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन रहने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी रहेगा। अगर आप यहाँ पे कोई गलत आंसर देते हैं तो यहाँ पे 0.50 मार्क्स यहाँ पे आपको कट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली होगा, यानी 2 लैंग्वेज में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको आपका यहाँ पे जो मैट्रिक 10वीं लेवल का जो एग्ज़ामिनेशन रहेगा CBT टेस्ट, तो उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। तो अगर आपको देखना है तो मैं स्लो जा रहा हूँ, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 10वीं लेवल का है। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप 12th लेवल का एग्ज़ामिनेशन देते हैं तो उसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हर एक लेवल के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मैं स्लो जा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकें और ख़ुद भी देख सकें। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना, डायरेक्ट आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल में अगर एग्ज़ाम दे तो उसका क्या सिलेबस रहने वाला है आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है। उसके बाद नीचे आएँगे तो ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए है और नीचे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखते हैं बहुत सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया। आप 21 पेज पे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो ऑफ ID प्रूफ जो आप लेके जाते हैं और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो इनमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाना रहेगा आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में ताकि आप प्रूफ हो सके। तो यहाँ पे आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासवर्ड है, मतलब पासपोर्ट है वो, और ID कार्ड इशू बाय द स्कूल कॉलेज। तो इसी तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे और नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद बहुत सारी डिटेल यहाँ पे दिया गया है और नीचे आते देखते क्या क्या इसमें मिलता है। आपको स्क्रॉल करते जाना है तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 19.7 में। तो यहाँ पे अगर ये जो कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, अगर इस कट ऑफ मार्क्स के नीचे अगर आप लाते हैं तो आप यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो जनरल के लिए मिनिमम 30% आपका रहने वाला है, OBC EWS के लिए 25 और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 20 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको अभी और नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अगर आप माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा जाते हैं तो क्या इसमें आपका दंड रहेगा, यानी आपको क्या सज़ा दी जाएगी, सब यहाँ पे दिया गया है। तो लगभग यहाँ पे माल प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, क्या क्या आपको रखेंगे तो वो माल प्रैक्टिस के अंदर आता है, यानी चीटिंग करने के इंस्ट्रक्शन में आता है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद लगभग यहाँ पे 23 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको और नीचे स्क्रॉल करना है।
यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म सब है, इस पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 110 पेज इसके अंदर है और बहुत सारे पेज इसमें जो है वो कुछ मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया गया है, कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे ये सब फॉर्म भी दिया है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये सब फॉर्म के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको फिल करना है, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो फॉर्म फिल करने में। लास्ट में दिया गया है PDF की कि कौन से सीट पे कितनी वैकेंसी है, कौन से रीजन में वैकेंसी है, ये सब लास्ट में दिया गया है। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ आपको, और यहाँ पे सबसे पहला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं कि आपका फ़ोटो जो आप लाइव फ़ोटो अपलोड करते हैं तो कुछ इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, ना कि आपका इस तरह का जो यहाँ पे दिया गया इस तरह का फ़ोटो यहाँ पे अलाउड नहीं है। ब्लर भी नहीं होना चाहिए और एकदम आपका जो यहाँ पे सेल्फी के रूप में लेते हैं वैसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो चश्मा के रूप में जो लेते हैं, चश्मा गॉगल, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कोड दिया गया है। इस कोड का क्या मतलब है सब यहाँ पे लिखा गया है। यानी EWS का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक वीक सेक्शन। तो EWS को कैसे डिफाइन करते हैं, GN मतलब क्या होता है, जनरल होता है। इसी तरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ से आपका मेन जो PDF है वो शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पोस्ट का नाम, डिटेल और सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो सेक्शन है यहाँ पे सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके बाद रीजन दिख रहा होगा, उसके बाद पोस्ट कैटेगरी नंबर आपको दिख रहा होगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो यही नंबर आपसे मांगा जाएगा और ये रीजन मांगा जाएगा, तब इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपका जॉब रहने वाला है, एज लिमिट यहाँ पे रहेगा और पे सैलरी कितना मिलेगा और EQ लेवल क्या रहेगा, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर्म फिल करने से पहले आपको जानना है कि कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है, ताकि फॉर्म फिल करने के दौरान आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अलग डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी नहीं है उस डिपार्टमेंट में अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, अगर आप अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं तो यहाँ पे जो CR है सेंट्रल रीजन, यहाँ पे उसका पोस्ट का कोड है, ये कोड उसको बोलते हैं। तो ये कोड है, आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कैंटीन अटेंडेंस का पोस्ट है और यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एज लिमिट दिया गया है कि 18 से 25 साल है। लेवल 1 की सैलरी है, इसमें आपकी जो मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और यहाँ पे जो OBC के लिए 3 सीट है, जनरल के लिए 6 सीट है, EWS के लिए 1 है, टोटल 13 सीट इसके अंदर अवेलेबल है। इसी तरह नीचे आएंगे तो जूनियर इंजीनियर का भी यहाँ पे पोस्ट है, जिसके अंदर 18 से 30 होना चाहिए। और हायर एजुकेशन 10+2 का अगर आपने किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर सपोज इसमें जूनियर अटेंडेंस में देखें तो OBC के लिए इसमें कितना सीट है, 2 सीट है। उसी तरह हम टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट देखें और तो इसमें क्या है कि लेवल 6 की सैलरी है, लेकिन यहाँ पे 10+2 है, लेकिन यहाँ पे OBC के लिए कोई सीट ही नहीं है। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप अच्छा मार्क्स भी लाएंगे तो इसमें आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सीट ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको सीट को अच्छे से देखना है कि कौन से रीजन में कितना सीट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है कि कौन से रीजन में कितने सीट है। और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, ग्रेजुएशन एंड अबव। यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे उस पोस्ट का कोड दिया गया है। ये कोड भी मांगा जाएगा आपको, जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना तो ये कोड मांगा जाएगा कि कौन सा कोड में आप अपने मतलब पोस्ट का कोड नंबर आपको डालना रहता है और ये रीजन आपको डालना रहता है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद जो पोस्ट आपको लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हूँ, मतलब क्वालिफाइड रखता हूँ, उतनी मेरे पास योग्यता है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, एक किताब में लिख लीजिए और उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये CR रीजन में है, ये रीजन दिया गया है CR रीजन में। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पे ER रीजन में दिया गया है। और इसी तरह नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे रीजन में आपको यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि KKR रीजन में यहाँ पे दिया गया है। और इसी तरह आएंगे नीचे तो बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट है अलग अलग फील्ड में, तो यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें लगभग 110 पोस्ट है, देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे आप अपने स्तर पर देख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा, मैं कौन सा पोस्ट को क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है ताकि आप इनमें से कोई भी एक सीट हासिल कर सके।
तो यहाँ पे इतना सारा आपको यहाँ पे पोस्ट मिल गया होगा। टोटल पोस्ट आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कितना टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कौन सा लेवल में दिया गया है और कौन सा डिपार्टमेंट। यहाँ पे मेन डिपार्टमेंट भी आपको देखना है कि कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। लास्ट में देख सकते हैं आपका यहाँ पे कुक का भी जॉब है, यानी कुकिंग जो करते हैं उसका भी जॉब है। लेवल 1 यहाँ पे आपका जो 10वीं पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ना OBC का शायद से कोई सीट ही नहीं है, ये OBC का था सेक्शन शायद से। आप ऊपर जाएंगे तो मालूम चलेगा कौन सा सेक्शन है। तो यहाँ पे OBC का था तो इसीलिए कोई सीट नहीं है। यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे दिया गया है। तो अपने कैटेगरी में आपको सीट ज़रूर देखना है कि मैं इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, मेरे कैटेगरी में सीट है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अभी भी आपके अंदर कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स देंगे, जवाब देंगे। हमारी टीम आपकी हमेशा हेल्प करेगी। अगर आपको फॉर्म फिल करने में भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, हमें इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए। ये नोटिफिकेशन आपको बिहार एसएससी के बिहार एसएससी नहीं, एसएससी के वेबसाइट पे भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये PDF डायरेक्ट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आपको ये PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे लिंक दिया गया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।